नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिम शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 11 समरूपता से संबंधित प्रश्नमाला 11.1 कंप्लीट, यानी 11.1 है वो पूर्ण रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी हम इसी अध्याय के लिए एक चैप्टर यानी एक वीडियो ला चुके हैं दोस्तों, और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 11.1 है और आगे की जितनी भी प्रश्नमालाएं 11.2 11.3 जो भी है वो सब उसी पर आधारित है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि सबसे पहले उस वीडियो को देखना जरूरी है अगर आप 11वें अध्याय को कंप्लीट करना चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें हमने त्रिभुजों से जो त्रिभुजों की समरूपता के जो नियम है वो आसान भाषा में आपको बनाना सिखा चुके हैं दोस्तों, इसलिए उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे 11.1 और उसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो यहां पे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें हैं कि भाई इससे पहले भी हम एक वीडियो लेकर आए थे इसी अध्याय से संबंधित, और उस अध्याय में हमने इसकी जो शुरुआती चीजें हैं वो पढ़ ली थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के इन प्रश्नों के लिए, और आगे के जो प्रश्न लेकर आएंगे उनके लिए भी वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसकी लिंक से वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भाई सभी व्रत, फिर खाली जगह है और होते हैं। सभी व्रत मतलब यहां पे बहुत सारे व्रत हो सकते हैं, एक से ज्यादा व्रत ही है। अगर हम अपने मन से व्रत बनाना शुरू करते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी, अब आपको यह देखना है कि वो सभी व्रत दिखने में एक जैसे होते हैं या पूर्ण रूप से बराबर होते हैं, बस यही चीज है इसमें और कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि अगर बड़ा व्रत है फिर छोटा व्रत है तो दिखने में वो एक जैसा जरूर है लेकिन पूर्ण रूप से समान नहीं है। जो आकृतियां पूर्ण रूप से समान दिखे, एकदम ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, वो सर्वांग सम होती है, और जो छोटी बड़ी हो लेकिन दिखने में एक जैसी हो वो समरूप होती है। मतलब सभी व्रत समरूप होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, ये दिखने में हमेशा एक जैसे ही होते हैं, इसलिए समरूप लिखेंगे। चलिए दूसरा देखिए क्या लिखा है कि भाई सभी वर्ग, अब वर्ग बनाना है, हम जितने भी वर्ग बनाए छोटे बड़े वो भी दिखने में हमेशा एक जैसे दिखते हैं, मतलब सभी वर्ग समरूप होते हैं ना कि सर्वांग सम, क्योंकि वर्ग जो बनाएंगे छोटा बड़ा बना सकते हैं, अब छोटा बड़ा जैसे बनेगा सर्वांग सम तो हो नहीं सकता, दिखने में एक जैसे, इसलिए समरूप। जो भी आकृतियां दिखने में एक जैसी हो उन्हें समरूप कहते हैं। चलिए सभी, फिर खाली जगह त्रिभुज, यानी सभी त्रिभुज लिखा है मतलब कोई ना कोई त्रिभुज है यहाँ पे, समरूप होते हैं। हमें ऐसे त्रिभुज ढूंढने हैं जो हमेशा समरूप यानी दिखने में एक जैसे होते हैं। आप चाहे वो ऐसा वो त्रिभुज जो है यहाँ पे जो विशेष त्रिभुज होगा, चाहे आप उसकी बड़ी आकृति बनाओ चाहे उसकी छोटी आकृति बनाओ, दिखने में हमेशा वो एक जैसा हो। ऐसा कौन सा त्रिभुज है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखें, एक ही ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज चाहे आप कैसा भी बना दो वो हमेशा दिखने में एक जैसा ही दिखता है। चलिए ये हो गया समबाहु। चौथे में आते हैं भुजाओं की संख्या समान होने वाले। ध्यान रखें, भुजाओं की संख्या समान, ध्यान रखें समान संख्या है मतलब भुजाओं की तो, और वाले दो बहुभुज, मान लीजिए कोई दो बहुभुज दे दिए। ध्यान रखें दोस्तों, बहुभुज नाम दिया है, कोई त्रिभुज कोई वर्ग कोई वृत्त नहीं बोला, हमें बोल दिया है बहुभुज, मतलब वो कोई भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकते हैं, पंचभुज छठभुज कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अगर आपको समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी याद मान लीजिए पहला पंचभुज है दूसरा भी पंचभुज, अगर पहला चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज, क्योंकि भुजाओं की संख्या उसमें समान है। और वो बोला कि भाई दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कब समरूप होते हैं? यदि, यहां पे हमें दो बातें बतानी, भाई समरूप कब होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों बात दोस्तों। यदि उनकी जो संगत भुजाएं हैं, जो भी बहुभुज दिए गए हैं उनकी संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं के जो मान है और उनके जो अनुपात करने के बाद यदि समान हो जाए, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती हो। ध्यान रखें दोस्तों, समरूप जो भी आकृति होगी उसमें सबसे पहले चीज ये ध्यान रखें कि भाई संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हो। एक और चीज वो है कोणों के बारे में, और वो है दोस्तों संगत कोण समान हो। ध्यान रखें, संगत कोण जो है
वो समान हो। कोई भी दो बहुभुज जिसमें समान भुजाएं, भुजाओं की संख्या समान है, जैसे मान ली पंचभुज पंचभुज, छठभुज छठभुज, सप्तभुज के साथ सप्तभुज, तो वहां पे आपको अगर ये दो बातें मिल जाती है तो वे दोनों आकृतियां, वे दोनों बहुभुज समरूप हो जाते हैं। यदि संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात वाली हो और संगत जो कोण है वो पूर्ण रूप से समान हो तो वे दोनों बहुभुज समरूप हो जाते हैं। ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न कथन में सत्य और असत्य बताइए। कुछ भी नहीं करना, सत्य बता दो, असत्य बता दो। कैसे बताना आप देखिए। पहला, दो सर्वांग सम आकृतियां, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो सर्वांग सम आकृतियां, यानी आपको दो आकृतियां दी गई है और सर्वांग सम का मतलब ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, पूर्ण रूप से समान। ध्यान रखें, दो सर्वांग सम आकृतियां, यानी दो हमारे पास कोई आकृतियां हैं, हो सकता है दोनों त्रिभुज हो सकता है दोनों चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, लेकिन बोल दिया है कि सर्वांग सम आकृतियां मतलब पूर्ण रूप से बराबर, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, उनमें कोई अलग चीज तो है ही नहीं, दोनों पूरी तरह से बराबर। तो ध्यान रखें कि दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। अब बताइए, वो पूर्ण रूप से बराबर जो आकृतियां हैं क्या वो दिखने में एक जैसी होगी? होगी भैया। अब जो पूर्ण रूप से बराबर है तो वो दिखने में भी एक जैसी ही होगी, मतलब दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट की बात तो है ही नहीं दोस्तों। दूसरे में आते हैं, दो समरूप आकृतियां, यानी आपको दो आकृतियां दी गई है, समरूप यानी दिखने में एक जैसी है, मतलब एक बड़ी और एक छोटी हो सकती है, दिखने में एक जैसी है। मान लीजिए पहली आकृति थोड़ी बड़ी है, दूसरी थोड़ी छोटी बना दी, अब दोनों दिखने में तो एक जैसी है, ये बोल रहा है समरूप। चलिए आगे, दो समरूप आकृतियां बना दी, सर्वांग सम होती है। अब बताइए क्या वो पूर्ण रूप से हमेशा बराबर होती है? जरूरी नहीं, इसलिए यह कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरे में आता है, देखिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब आपको यहां बहुभुज बोला है दोस्तों, यहां एक ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी बहुभुज बोला जाए मतलब चतुर्भुज पंचभुज छठभुज कुछ भी हो सकता है, और उन बहुभुजों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज के अलावा जितने भी बहुभुज हैं उनमें यदि 4 नंबर वाली जो बात हमने पढ़ी थी, संगत भुजाएं समानुपाती, यानी भुजाएं जो है वो समान अनुपात वाली होनी चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, ये दोनों बात होने के बाद ही समरूप होते हैं। त्रिभुजों में, बहुभुजों के अंदर ध्यान रखें दोस्तों, केवल त्रिभुज ऐसा है यदि संगत भुजाएं समानुपाती मिल गई तो भी समरूप, संगत कोण समान मिल गए तो भी समरूप, मतलब इन दोनों में से अगर एक बात भी अगर मिल गई ना तो भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों दो बहुभुज बोला है, और बहुभुज मतलब त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज छठभुज कुछ भी हो सकता है। तो एक त्रिभुज को अगर त्रिभुज को ले लिया जाए तो ये बातें सत्य हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें 3 नंबर वाली बात दोस्तों, दो बहुभुज समरूप होते हैं, ये बोल रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। केवल एक ही बात बोली, मतलब ये कथन दोस्तों असत्य है। ध्यान रखें, किसी भी बहुभुज को समरूप होने के लिए, कोई दो बहुभुज है समरूप होने के लिए ये दोनों बातें होनी चाहिए, इसमें केवल एक बात है तो असत्य। 4 नंबर में, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान हो। दोनों बातें हैं ना इसमें दोस्तों, इसका मतलब यह कथन सत्य है। और नंबर 5, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, तो यह भी कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये जो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, अगर इसमें केवल त्रिभुज के बारे में पूछा गया होता तो ये सारे कथन सत्य हो जाते, क्योंकि बहुभुज के अंदर सभी बहुभुजों को छोड़कर यदि केवल त्रिभुज ऐसा है जिसमें संगत भुजाएं समानुपाती हो तो भी त्रिभुज समरूप, अगर संगत कोण समान हो तो भी त्रिभुज समरूप। लेकिन बहुभुजों में, सभी बहुभुजों में ऐसा नहीं होता, उनमें समरूप होने के लिए संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। चलिए अब करते हैं तीसरा प्रश्न, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तीसरे प्रश्न में दोस्तों ध्यान रखें, हमें आकृति बनाकर बताने हैं दो समरूप आकृतियों के। तो एक आप बना दो दोस्तों, सीधा चले जाओ पहले प्रश्न में। अभी तो हमने की था रिक्त स्थानों की पूर्ति, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर आप चाहो तो अपने मन से कोई दूसरी आकृति बना सकते हो जो दिखने में एक जैसी हो, बस समरूप का मतलब दिखने में एक जैसी बनानी है। तो हम अपने मन से मान लीजिए वृत्त बना देते हैं, एक बड़ा वृत्त बना दो, एक छोटा वृत्त बना दो, एक बड़ा वर्ग बना दो और एक वापस छोटा वर्ग बना दो। ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार से हमने बनाया तो ये भी तो सही है, गलत थोड़ी है। अगर आप वृत्त बना दो तो वो भी समरूप,
और अगर आप वर्ग बना दो तो वो भी समरूप दो ही बोली, हमने दो बना दी। अगर आप चाहो तो वृत्त और वर्ग को छोड़कर कोई दूसरी भी ऐसी आकृति बना सकते हो जो दिखने में एक जैसी हो, बस वही समरूप आकृति होती है। तो इस प्रकार से आज हमने दोस्तों 11.1 है वो कंप्लीट कर ली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।